वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया था और हमने बात की थी मेंडल के डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हिज डेथ ईयर, व्हेन वाज हिज एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड, कब वो पब्लिश हुए, कब वो रेड आउट हुए और रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क कब हुई थी और किन्होंने की थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। आइए आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि आई टोल्ड यू कि मेंडल का वर्क 1866 में पब्लिश हुआ था, बट 34 ईयर्स तक यानी 1900 तक उनके वर्क को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। ही डाइड इन 1884 बिफोर रिकॉग्निशन फॉर हिज वर्क। तो ऐसा क्या कारण था कि इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया वर्क होने के बावजूद भी उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला? लेट्स रीड। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क, 3 मार्क या इवन 5 मार्क्स में भी आपके स्कूल्स में भी पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी। सो रीजंस फॉर नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स वर्क स्टूडेंट्स, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से समझते जाइए सब। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रिया कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं थी, कोई बहुत फेमस कंट्री नहीं थी, कोई बहुत पावरफुल कंट्री नहीं थी, लाइक इंग्लैंड, लाइक ब्रिटेन, राइट? तो और उस समय कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। तो मेंडल ने जो अपना जिस जर्नल में पब्लिश किया था अपना पेपर, वो एक लोकल जर्नल था जिसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उनका काम बहुत दूर दूर कंट्रीज में बहुत सारे साइंटिस्ट तक पहुंचा ही नहीं। सो देयर वाज लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल, लिमिटेड सर्कुलेशन ऑफ जर्नल in which his work was published. नंबर 2, चलो आज तो मान लीजिए कि आपके पास कोई जर्नल है और आप उसको नहीं भी भेज पा रहे हो, तो आप इंटरनेट के थ्रू या उसको स्कैन करके भेज दोगे, व्हाट्सएप कॉपी करके भेज दोगे, मेल करके अटैचमेंट लगा के भेज दोगे। बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। टेलीफोन से आप फोन से बता दोगे किसी को। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन, बट उस समय आज की तरह कम्युनिकेशन आसान नहीं था। हम बात कर रहे हैं 1800s की, अदर हाफ ऑफ 1800s, अब तो 2018 चल रहा है। तो उस समय कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। तो उनका बेसिकली उनका जो वर्क था वो पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया, वो दूर दूर तक नहीं फैल पाया। एक तो जर्नल का सर्कुलेशन लिमिटेड था, वो कोई इंटरनेशनल जर्नल नहीं था, और दूसरा कम्युनिकेशन भी आसान नहीं था। सो द सेकेंड रीजन वॉज दैट कम्युनिकेशन इन दोज टाइम्स was not easy, so his work was not publicized. और मेंडल एक मॉन्क थे, एक सेंट थे, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशन भी नहीं था, तो उन्होंने बहुत कोशिश भी नहीं करी। उन्होंने कहा मेरे को तो जो करना था, मेरा काम वो मैंने ऑथेंटिकली कर दिया है। अब वो दूर दूर तक पहले पहुंचे, रिकॉग्निशन मिले नहीं मिले उससे उनको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था। एनीवेज, थर्ड फैक्टर, मेंडल जो थे वो फिजिक्स के, मैथ्स के भी स्टूडेंट रहे थे। तो उन्होंने अपने रिजल्ट्स का जब एनालिसिस निकाला था तो उसमें बहुत सारे, जैसे आपको याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पुन्नेट स्क्वायर, तो उन्होंने बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल लॉजिक्स, ये सब कुछ यूज किए थे। और उस समय के बायोलॉजिस्ट को ये समझ ही नहीं आए थे। इट वॉज अ टोटल न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम। तो ये भी एक कारण था कि उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। सो यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स like mathematical logic, statistical analysis to explain biological phenomenon. बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स का यूज, to explain biological phenomenon was new to the biologist of that time. So it was not very well accepted. राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेंडल जो हैं इन्होंने खुद पाइसम सटाइवम पी प्लांट के अलावा भी 2 प्लांट्स पे काम किया था। एक हॉकवीड जिसे हिरेशियम कहते हैं बोटानिकल नेम, और एक लबलब, राजमा जैसा।
और इन दोनों पर उन्हें वो सेम रिजल्ट्स नहीं मिले थे जो उन्हें पाइसम सटाइवम पर मिले, तो वो खुद भी बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे कि ये पूरा सही है भी या नहीं। सो ही फेल्ड, इसलिए भी उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करी होगी। सो ही फेल्ड इन 2 अदर प्लान्स। इन प्लान्स के नाम पूछे जाते हैं किन पर उन्होंने काम किया और फेल हुए। दिस इज आस्क्ड। नंबर 1, दिस इज इंपॉर्टेंट, हॉकवीड which is Heratium and लबलब। ये आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे जब हम मेंडल का वर्क पढ़ेंगे कि मेंडल ने ये कहा था कि हर कैरेक्टर जीन से कंट्रोल होता है। हालांकि उस समय उन्होंने जीन वर्ड नहीं दिया था, उन्होंने उसको फैक्टर कहा था। तो उन्होंने कहा था कि हर कैरेक्टर एक फैक्टर से कंट्रोल होता है और ये फैक्टर 2 फॉर्म्स में रहता है, डोमिनेंट, रेसेसिव, यानी 2 अलील्स की बात कही थी। पर तब ना अलील वर्ड यूज हुआ था ना जीन वर्ड यूज हुआ था। अलील तो बेटसन ने दिया, जीन जॉनसन ने दिया बहुत बाद में। तो उन्होंने ये कहा था, पर उन्होंने कहा था कि कोई एक यूनिट है जिसे उन्होंने फैक्टर नाम दिया था, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है और वो ब्लेंड नहीं होती। यानी उनके अकॉर्डिंग, हम पढ़ेंगे भी आगे तो आपको और क्लियर होगा कि जो दोनों अलील्स हैं एक जीन के, वो कभी ब्लेंड नहीं होते फादर से और मदर से। या तो एक डोमिनेंट है तो उसी का ट्रेट एक्सप्रेस होगा। सपोज टॉल टॉल तो टॉल प्लांट होगा नेक्स्ट जनरेशन, डॉफ डॉफ डॉर्फ होगा। एक टॉल एक डॉर्फ है तो ऐसा नहीं है कि एक की हाइट 7 मीटर है, एक की 1 मीटर है, तो जो बच्चे की है वो इन दोनों का ब्लेंड हो जाएगा और 3-4 मीटर की होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, 3-4 फीट की होगी, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि फिर जो डोमिनेंट वाला है वही डोमिनेट करता है और हाइट अभी भी 7 मीटर होगी। तो उन्होंने ये कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होती है इन अलील्स की, इन पेयर ऑफ फैक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती। और उनके पहले तक सारी ब्लेंडिंग थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस थी। तो उस समय के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको टोटली नकार दिया था, उन्होंने उसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया था कि नहीं नहीं ब्लेंडिंग ही होती है। और मेंडल वाज टोटली अगेंस्ट दिस। तो ये भी एक कारण है कि उनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ही सजेस्टेड दैट द पेयर ऑफ फैक्टर्स, जिन्हें अब हम अलील्स कहते हैं, द पेयर ऑफ फैक्टर्स do not blend or mix up during transmission. Do not blend, very very important, which was unacceptable by his contemporaries, unacceptable by his contemporaries of that time, क्योंकि उस समय पर सब यही contemporaries, क्योंकि उस समय पर सब यही कहते थे कि ब्लेंडिंग होती है। उस समय डार्विन को पढ़ने में पूरी दुनिया लगी हुई थी, क्योंकि डार्विन ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन एक सुपर पावर था, उनके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था उस कंट्री के पास, उसके इंटरनेशनल जर्नल्स थे। सो ये भी एक रीजन था, लेट मी राइट। और डार्विन उस समय इनके कंटेम्प्रेरी भी थे। आपको याद है डार्विन ने ही, मैं इसको ऊपर लिखूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाए, दिख जाए, डार्विन ने उस समय पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था और डार्विन ने पैनजेनेसिस थ्योरी दी थी, जो भी एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी है। तो इसीलिए इनकी नॉन ब्लेंडिंग को किसी ने भी अप्रूव नहीं किया, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। सो द नेक्स्ट रीजन वाज दैट द होल वर्ल्ड वाज बिजी इन स्टडिंग डार्विनिज्म or in studying the work of Darwin, because he was from a very what मेरे को very भी नहीं बोलना चाहिए, सुपर पावर ब्रिटेन ही था, द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण ये था कि मेंडल ने ये बताया था कि एक फैक्टर है, एक कोई यूनिट है, डिस्क्रीट प्रॉपर यूनिट है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है, वो पेयर के फॉर्म में रहती है, उसमें कभी मिक्सिंग अप नहीं होती है। लेकिन वो इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम तक क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इन सब की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि है तो जरूर ऐसा, लेकिन वो उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे फिजिकली, राइट। सो ही कुड नॉट प्रोवाइड
फिजिकल प्रूफ, एनी फिजिकल प्रूफ फॉर हिज फैक्टर्स, ये जो प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स है इसके लिए कोई प्रूफ नहीं था उनके पास कि ये क्या है, किसके बने हुए हैं। वो तो बाद में पता चला कि वो जीन है और वो डीएनए का बना हुआ है, और वो क्रोमोसोम जो है उसमें डीएनए होता है और डीएनए पे जीन्स होते हैं, और यही जीन्स वो मेंडल के फैक्टर्स हैं, ये पेयर में रहते हैं, अलील्स के फॉर्म में रहते हैं और वो इनहेरिट होते हैं। तो मेंडल ने कहा तो सब कुछ सही था, बट उस समय के लोगों को, उस समय के साइंटिस्ट को, वर्ल्ड को समझ नहीं आया। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ फिर मेंडल के सक्सेस के क्या रीजंस है वो पढ़ते हैं अब हम। उनका वर्क जब रीडिस्कवर हुआ और इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला उन्हें, that he is considered father of genetics. So let's read now the reasons for success of Mendel. ये सब स्टूडेंट्स 3 मार्क 5 मार्क में स्कूल में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए उनके सक्सेस के रीजंस क्या थे। पहली चीज तो ये स्टूडेंट्स कि इनके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते थे, जबकि मेंडल ने 1 कैरेक्टर एट अ टाइम यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस या ज्यादा से ज्यादा 2 कैरेक्टर एट अ टाइम स्टडी किया। यानी वो ऐसे प्लांट्स लेते थे जो पूरे सेम थे सिवाय एक कैरेक्टर के, उसमें ट्रेट ऑल्टरनेटिंग था, टॉल, डॉर्फ, राउंड सीड या रिंकल्ड सीड ऐसे, या 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। सो द मेन रीजन ऑफ सक्सेस वाज दैट ही कंसिडर्ड only 1 or 2 characters. He considered या कहें he studied या he experimented only 1 or 2 characters at a time, which is different from his predecessors. उसके predecessors जो थे, उनके पहले के साइंटिस्ट सारे कैरेक्टर्स एक साथ पढ़ते थे तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पाता था। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि पढ़ बायो रहे हो, दिमाग में फिजिक्स है, डर केमिस्ट्री का लग रहा है, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, तो यू विल ऑल्सो गेट सक्सेस लाइक मेंडल। एनीवेज, नेक्स्ट उनका जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था वो उन्होंने बहुत बढ़िया चूज किया था। क्यों अच्छा था वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट रीजन वॉज हिज चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या एक्सपेरिमेंटल मॉडल, एक ही बात है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो क्या है, पाइसम सटाइवम, दैट इज गार्डन पी या एडिबल पी जो हम घरों में मटर खाते हैं। तो उनका जो चॉइस था वो भी बड़ा बढ़िया था, क्योंकि उन्हें सेम रिजल्ट्स हॉकफीड या लबलब में नहीं मिले थे, बट पाइसम सटाइवम में वो आइडियल जेनेटिक्स का मॉडल उन्होंने चूज किया था। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट सक्सेस का रीजन जो था उनका, वो रीजन था जो उनके नॉन रिकॉग्नाइजेशन का भी एक कारण था। उनके नॉन रिकॉग्नाइजेशन का क्या कारण था, एक कि वो उन्होंने मैथ्स के टूल्स यूज किए थे तो बायोलॉजिस्ट को समझ नहीं आया, और यही एक्चुअली उनकी सक्सेस का भी कारण बना, क्योंकि बाद में जब साइंटिस्ट को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल टूल्स की समझ आई तो उन्होंने देखा कि कितना ब्यूटीफुली मेंडल ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो he used statistics and mathematical logics to analyze his results, और ये उनकी एक सक्सेस का कारण बना बाद में। राइट। फोर्थ, उन्होंने बहुत एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा था हर एक्सपेरिमेंट का। ऐसा नहीं कि बस एक्सपेरिमेंट कर दिया और फिर 4 दिन बाद उसको लिख रहे हैं और उसमें से कुछ भूल गए हैं। वो हाथ के हाथ बहुत अच्छा सा, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो बहुत बढ़िया था। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू, आप जो भी एक मेन बुक से पढ़ रहे हो, अगर आपने उस टॉपिक को 4 बुक से और पढ़ा है तो आप एक स्टैंडर्ड बुक बनाइए और उन चारों में से जो भी न्यू पॉइंट है उसको उसी में लिख लीजिए, ताकि आपका एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So he kept accurate record of his data. अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करते थे और उनका एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखते थे, एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हिज डेटा, और इसी कारण से वो he could give each and every detail about number, type of individuals, ये सब कुछ वो बहुत अच्छे से बता पाए थे। Now next, very 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 important,
लार्ज सैम्पलिंग साइज, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने सपोज वो टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, एक जीन कैसे इनहेरिट हो रहा है इसको स्टडी कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस 2 प्लांट्स पे या 4 प्लांट्स पे, मतलब 4 टॉल और 4 डॉर्फ को क्रॉस कराया और देख लिया कि कैसी जनरेशन है। उन्होंने एक ही ट्रेड के लिए कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स पर सेम एक्सपेरिमेंट करते थे वो, और उनकी जनरेशंस को स्टडी करते थे, और फिर उन जनरेशंस की सेल्फिंग कराते थे, और फिर नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करते थे। तो उन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉडल्स प्लांट्स पर काम किया, और सब में पहले उन्होंने सपोज टॉलनेस एंड डॉर्फनेस के 20 प्लांट्स पे काम किया, सब में उनको ऑफस्प्रिंग का सेम रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे पी प्लांट्स लिए जिनमें दोनों टॉल थे, सब कैरेक्टर सेम थे, बट सपोज सीड का शेप अलग था, तो उस कैरेक्टर के उन्होंने 20 पे काम किया। तो ऐसे करके उन्होंने कई कई कैरेक्टर्स के कई कई प्लांट्स पे जनरेशंस प्रोड्यूस की, और तब जाकर उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला। तो उनका जो सैंपल का साइज था वो बहुत बड़ा था, और जब आप इतने लार्ज स्केल पे काम करते हो तो चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको सब पर सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस शो करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज जो उनके रिजल्ट्स को क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा फिजिक्स में और उसके 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करे, और एक आपने उस टॉपिक के 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करे, तो नेचुरली आपने सेम अप्रोच के 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। आप किसी को बताओगे तो लोगों को समझ आएगा हाँ तुमको टॉपिक ज्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि तुम 100 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हो। इसने 4 ही करे हैं, हो सकता है 5वें 6वें या 10वें में ही अटक जाए। सो लार्ज सैम्पलिंग साइज गेव credibility to his research, क्योंकि लार्ज सैम्पलिंग साइज में चांसेस ऑफ एरर आर लेस इन लार्ज सैंपल्स। और ये उन्होंने कैसे किया था? ही कंडक्टेड, प्लीज नोट माई लैंग्वेज, he conducted experiments on many plants for the same trait and obtained several offsprings, and he got the same results. So his sampling size was very large. And students, there is one more point, that he tried to formulate theoretical explanations from his results, and then rechecked or retested this theory. इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, सपोज मेंडल ने कोई क्रॉस करा, 20 प्लांट्स पे क्रॉस करा एक ट्रेट के लिए, फिर दूसरे ट्रेट के लिए 20 पे किया, तीसरे ट्रेट के लिए 20 पे किया, तो उन्हें कुछ कॉमन उन्होंने कोशिश की। उन्होंने ऐसा नहीं कि बस ये लिख दिया कि मैंने टॉल को डॉट से क्रॉस कराया तो मुझे ये मिला, इसको इससे क्रॉस कराया तो मुझे ये मिला, इसको इससे क्रॉस कराया तो मुझे ये मिला। उन्होंने कोशिश की एनालाइज करने की कि क्या मैं इससे कोई कॉमन कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं। तो उन्होंने उन रिजल्ट से कुछ थ्योरी निकालने की कोशिश की, कुछ लॉजिक निकालने की कोशिश की, कुछ कॉमन निकालने की कोशिश की, और सपोज उनको कुछ कॉमन मिला तो उन्होंने उस कॉमन को रीटेस्ट करा, फिर और एक्सपेरिमेंट्स करके। So you know he worked almost on 29,000 pea plants for 7 years, which is an extensive work. You know, hats off to Mendel. So ये कारण थे उनका डेडिकेशन, उनकी लगन, उनका परसिवरेंस, उनकी कंसिस्टेंसी, लगातार उनके एक्सपेरिमेंट्स करना, उनके रिजल्ट्स लाना, उनको मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू एक एनालाइज करना, उनका डेटा रिकॉर्ड करना, और फिर उनसे कुछ थियोरिटिकल कंक्लूजन निकालने की कोशिश करना, फिर उसको दोबारा रीटेस्ट करना। These were the main reasons for Mendel's success. So please note this down, and then we will read कि क्यों उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल पाइसम सटाइवम क्यों उन्होंने चूज किया और क्यों वो उनकी सक्सेस का कारण बना। प्लीज नोट दिस। So now students, let's try to understand that why he chose Pisum sativum and why that worked as an ideal experimental model for
मेंडल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो अब हमारा थर्ड, ये काफी स्कूल में क्वेश्चंस पूछते हैं, रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी और एडिबल पी और पाइसम सटाइवम as experimental model or material by Mendel. Very very interesting. Students, Mendel was a genius, no doubt about it. अभी तो इतना सा पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा. उनका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प था. From the childhood he was working on plant hybridization. He used to cross the plants. He was from a farmer's family. He used to study natural sciences. तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो पाइसम सटाइवम है, गार्डन पी है, इनके पेड़ों प्लांट्स में बड़े कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं. मतलब कुछ पौधे हैं जो बहुत लंबे लंबे 6-7 फीट के, कुछ हैं जो बिल्कुल छोटे हैं 1 फीट के जितने, कुछ हैं जिनकी जो सीड्स हैं वो बिल्कुल गोल गोल राउंड हैं, कुछ हैं जिनके एकदम रिंकल्ड हैं. तो सेम कैरेक्टर के बड़े कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले. ऐसा भी हो सकता था कि कोई पेड़ है, प्लांट है, जिसमें ऐसी वेराइटीज नहीं है कि एक कोई बहुत टॉल है, कोई बहुत शॉर्ट है, सभी एवरेज साइज के हैं, एवरेज हाइट के हैं, या सबकी सीड्स ऑलमोस्ट, एक की राउंड है और एक की हल्की सी रिंकल्ड है, ऑलमोस्ट राउंड है. तो ऐसे में पता करना आसान नहीं है कि क्रॉस के बाद क्या रिजल्ट मिला. बट हाँ, अगर एक राउंड है और एक बिल्कुल रिंकल्ड है तो आप बड़े आसानी से पता कर सकते हो कि रिजल्ट क्या मिला है. तो एक तो पाइसम सटाइवम जो है, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, बड़े इजीली जो दिखाई देते थे, डिटेक्टेबल थे, ऑब्जर्वेबल थे. ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने पाइसम सटाइवम को चूज किया. सो फर्स्ट इज दैट दिस पी प्लांट हैज ऑब्जर्वेबल या डिटेक्टेबल, वेरी इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. अब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, सब कुछ, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पेड़ है, प्लांट है, जिसके फ्लावर्स जो हैं या तो लेट्स से ब्राउन कलर के आते हैं, लाइट ब्राउन कलर के, और या डार्क ब्राउन कलर के आते हैं. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. अब एक लाइट ब्राउन है, एक डार्क ब्राउन है. हो सकता है वो डार्क ब्राउन आपके लिए डार्क ब्राउन हो, बट जब मैं उसको देखूं तो वो मुझे लाइट ब्राउन लगे. मैं थोड़ा सा और डार्क को डार्क ब्राउन मानती हूं, तो हमारे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं. बट एक प्लांट है जिसपे या तो व्हाइट फ्लावर्स हैं या तो वॉयलेट पर्पल फ्लावर है, तो वो तो पर्पल पर्पल आपके लिए भी पर्पल है, मेरे लिए भी पर्पल है, व्हाइट आपके लिए भी व्हाइट है, मेरे लिए भी व्हाइट है. तो इन्हें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो बहुत इजीली बिना कोई कंट्रोवर्सी के आराम से हम कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है और ये ऐसा है. उनके बीच में कोई डेलिकेसीज नहीं है. राइट नाउ सेकेंड रीजन, ये जो पाइसम सटाइवम है स्टूडेंट्स, देखो अगर आपको प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करना है, आप क्या चाहते हो, फटाफट फटाफट अगली जनरेशन मिले ताकि आप स्टडी करो. मतलब आप चाहते हो कि जब आप उस प्लांट को ग्रो करो, कैसे ग्रो करोगे, पहले सीड्स डालोगे, वो प्लांट आएगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्लावर फ्रूट आएगा, फिर फ्रूट में सीड आएगी, यही प्रोसेस होता है. फिर उस सीड, वो सीड मतलब अगली जनरेशन है, जैसे हमारा जाइगोट है, वो सीड अगली जनरेशन है. फिर उस सीड को प्लांट करोगे और वो बड़ा होगा तो वो अगली जनरेशन का प्लांट हो गया. आप उसमें देख सकते हो वो पेरेंट्स के जैसा है, अलग है, क्या है. तो हम क्या चाहेंगे, नेचुरली कोई भी जेनेटिसिस्ट क्या चाहेगा कि उसे जल्दी जल्दी जनरेशंस मिले, यानी वो जो प्लांट है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट हो. लाइफ साइकिल मतलब सीड आपने जर्मिनेट करी और तब से लेके जो प्लांट बना, फ्लावर आया, फ्रूट आया, वापस से सीड आई दोबारा जर्मिनेट करने के लिए, और वो पेरेंट प्लांट मर गया, डाई हो गया, उस पूरी को उसकी लाइफ साइकिल बोलेंगे उस पेरेंट प्लांट की. तो हम चाहेंगे कि वो प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट हो ताकि हमें जल्दी जल्दी जनरेशंस मिले और हम बहुत सारी जनरेशंस को लाइफ टाइम में स्टडी कर सके. और ये एडवांटेजेस पाइसम सटाइवम के साथ था. इट इज एन एनुअल प्लांट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ 3 to 4 months. ये एक एनुअल प्लांट है, यानी विद इन अ ईयर आपने सीड जर्मिनेट करी, विद इन अ ईयर ये ग्रो करेगा, प्लांट मैच्योरिटी अटेन करेगा, फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड आ जाएगी, वो सीड दोबारा तैयार है जर्मिनेट करके अगली जनरेशन के लिए. सो इट्स लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, इट्स एन एनुअल प्लांट, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई ही सिलेक्टेड
So a number of offsprings could be produced in a given time. In a given time. यही कारण था कि 7 सालों के अंदर अंदर उन्होंने इतने सारे प्लांट्स की इतनी सारी जनरेशंस को स्टडी कर लिया, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी. तीसरा कारण, लाइफ साइकिल छोटी थी, प्लस ये सीड्स बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करता था. एक प्लांट बहुत सारी सीड्स करता है, तो बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स आप कल्टीवेट करके देख सकते हो. फिर वो बहुत सारी सीड्स देंगे, तो अगली जनरेशन में भी बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे, तो आपके रिजल्ट की लार्ज सैम्पलिंग साइज हो जाएगा, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी. सो रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन इन दिस प्लांट वॉज हाई, यानी ह्यूज नंबर ऑफ seeds were produced by the generation. So rate of seed production was high, very high. अब क्योंकि आपको फटाफट सीड्स मिल रही हैं, बहुत सारी सीड्स मिल रही हैं, उन सीड्स को जर्मिनेट करना है, ग्रो करना है, तो वो प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसको आप इजीली कल्टीवेट भी कर सको. अगर वो प्लांट को ग्रो करना बड़ा डिफिकल्ट है, उसको बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए ग्रोथ के लिए, उसको बहुत सारी जगह चाहिए, वो बड़ा सा ट्री है, तो वो पता नहीं कब ग्रो होगा, एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से नहीं हो पाएंगे. ये एक बेनिफिट था पाइसम सटाइवम के साथ, दैट इट वाज इजी टू कल्चर और कल्टीवेट. इट वाज वेरी इजी टू ग्रो, क्योंकि वो एक हर्ब था, एक हर्बेशियस प्लांट है. ये छोटा सा पेड़ है, ज्यादा इसको कंडीशंस नहीं चाहिए. इट्स एन हर्बेशियस प्लांट, सो इट इज वेरी इजी टू कल्चर. तो एक तो बड़े अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, दूसरा शॉर्ट लाइफ साइकिल है, खूब सारी सीड्स प्रोड्यूस होती हैं, और बड़ा आसानी से ग्रो हो जाता है. तो कुल मिला के उन 7 सालों में इन कारणों से खूब सारे उन्होंने जनरेशंस विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर उनको स्टडी करने को मिल गया. और क्या कारण थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो पाइसम सटाइवम है, इसका जो फूल आता है, फ्लावर, वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है. हम बॉटनी में इसको पढ़ते हैं 11th क्लास में. बाइसेक्सुअल मतलब इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो दोनों सेम फ्लावर के अंदर है, राइट? यानी पोलन ग्रेन्स और एग्स दोनों सेम फ्लावर के अंदर ही रहते हैं. तो नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है. वो बड बिना फ्लावर के ओपन हुए, बिना बड के ओपन हुए, उसके अंदर ही सेम फ्लावर का ही पोलन और एग के बीच में फर्टिलाइजेशन होकर सीड फॉर्मेशन हो जाता है. यानी नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, राइट? तो हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं क्योंकि वो होता ही है नेचुरली. प्लस पी प्लांट एक ऐसा प्लांट है, ये गार्डन पी, जिसमें बहुत आसानी से हम उसके एंथर्स हैं या स्टिग्मा है, मतलब एंथर्स जो, उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं. तो सपोज करिए एक प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आपने एंथर्स हटा दिए, अब पोलन्स इसमें बनेंगे ही नहीं, तो अब ये प्लांट केवल फीमेल की तरह एक्ट कर सकता है. दूसरी तरफ आपने क्या किया, एक दूसरा मेच्योर प्लांट लिया, उसके जो पोलन्स हैं एंथर्स में, उन पोलन्स को इस प्लांट के ऊपर, जिसके एंथर्स हटा दिए हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन अब नहीं होगा, उस पे आपने डस्ट कर दिया. तो पोलन तो आए दूसरे प्लांट से और एग इसी प्लांट का, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया आपने. दोनों का डिफरेंट जीनोटाइप्स होगा, यही तो क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी. 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन होगा, तो हम आर्टिफिशियली बड़े आराम से क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इसके एंथर्स इतने बढ़िया विजिबल हैं कि अपन आसानी से उनको रिमूव कर सकते हैं. और सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही है. तो आपको स्टडी करने के लिए चाहे सेल्फ पॉलिनेशन कराना हो तो भी ये प्लांट यूजफुल है, आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो भी ये प्लांट यूजफुल है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स अ बाइसेक्सुअल, सो सेल्फ पॉलिनेशन, और वो भी कैसा सेल्फ पॉलिनेशन है, बड के अंदर ही हो जाता है, कली के अंदर ही. सो सेल्फ पॉलिनेशन विच इज बड पॉलिनेशन टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स नेचुरली. तो जब सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए तो ये कर लो, करता ही है ये, और बड़े आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं. इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी इजी है.
हाँ, अगर सपोज करिए इसके एंथर्स इजीली विजिबल ही नहीं होते तो फिर हम उन एंथर्स को नहीं निकाल पाते, या ऐसे एंथर्स होते हैं कि उसको रिमूव करते में स्टिग्मा भी डैमेज हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी डैमेज हो रहा है, तो भी हम आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर पाते। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा था, क्लोज्ड फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली होता है, क्रॉस पॉलिनेशन आप करा सकते हो, तो आपको तो सारे बेनिफिट्स हो गए। ये कारण था कि क्यों पाइसम सटाइवम मेंडल ने सिलेक्ट करा और क्यों इसने उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। प्लीज नोट दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेंडल ने कैसे ये क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, क्या टेक्निक उन्होंने डिवाइस करी। सो नाउ द टेक्निक यूज्ड by Mendel for this cross pollination. How did he do it? इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आप उसको अभी तुरंत ही एनसीईआरटी से वो डायग्राम देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, बिकॉज एनसीईआरटी के एवरी लाइन, एवरी वर्ड, एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ इन्होंने जो टेक्निक डिवाइस करी थी दैट इज कॉल्ड emasculation and bagging technique. Bagging technique. By this technique he cross pollinated. और अब हम क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब जानते हैं, दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर क्रॉस्ड और मेटेड। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बड़ा सिंपल है, बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, पोलन ग्रेन्स भी प्रोड्यूस होंगे और एग्स भी प्रोड्यूस होंगे, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, हम वो नहीं चाहते। इन्होंने सबसे पहले इमेच्योर स्टेज में ही, पोलन्स नहीं बने हैं अभी, एंथर्स को रिमूव कर दिया। एंथर्स बड़े इजीली विजिबल होते हैं तो इजीली प्लक हो जाते हैं। तो अब ये जो फ्लावर है ये या ये प्लांट है, अब ये सिर्फ कैसा रह गया, फीमेल, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा है जो एग बनाएगा। इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर को कहते हैं इमास्क्यूलेशन। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम immature bisexual flower, right, and this is known as emasculation. अब क्वेश्चन आता है emasculation का बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स, कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाए। सो व्हाई emasculation is done? Because it prevents self pollination. Very very important. Nothing to mug up if you know the concept. अब दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया, अभी तो ये मैच्योर है, हमें वेट करना पड़ेगा कि वो मैच्योर हो जाए। तो मैच्योर होने तक हो सकता है कि नेचुरली कोई वेक्टर्स के थ्रू, कोई इंसेक्ट्स के थ्रू किसी दूसरे प्लांट का पोलन आकर और इसके ऊपर डस्ट हो जाए, हम वो नहीं चाहते। तो वो अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो अब बाइसेक्सुअल नहीं, अब फीमेल की तरह काम कर रहा है, इसको हम इमैस्क्यूलेटेड फ्लावर बोलते हैं, इसको बैग से कवर कर दिया, इसे बैगिंग बोलते हैं। सो नाउ कवरिंग ऑफ emasculated female flower, अब समझ आ रहा है, अब वो सिर्फ फीमेल है। सो emasculated female flower by bag, this is called bagging। इसीलिए इस टेक्निक का नाम है emasculation and bagging। और बैगिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जब हम चाहें तभी हम उस बैग को हटाकर और डिजायर्ड पोलन को ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो नहीं। सो दिस इज डन टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन को भी प्रिवेंट कर दिया इमैस्कुलेशन से, और हमने अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को भी प्रिवेंट कर दिया। अब किसी मैच्योर प्लांट से, फ्लावर से, उसके पोलन्स को हम डस्ट कर देंगे इस फीमेल फ्लावर पे, इमैस्कुलेटेड फ्लावर पे, जब भी ये मैच्योर होगा। सो नाउ pollen grains or pollens from a mature plant, some other plant, some other pea plant, from a mature, जिसके साथ हमें क्रॉस कराना है, from a mature plant is dusted upon emasculated flower, right? इसके ऊपर हमने डस्ट कर दिया, which is a female flower of course, यह फीमेल की तरह काम कर रहा है।
तो इससे क्या हो जाएगा? डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन, डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन विल हैपन। जिस भी प्लांट का मेल पार्टनर चाहिए वहां से पोलन्स ले लिए और ये इमैस्कुलेटेड का फीमेल पार्टनर हो जाएगा। सो डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो सीड्स बनेंगे, उन सीड्स को फिर कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको फिर वापस से जर्मिनेट कर देंगे ताकि उससे प्लांट्स आ जाए। सो सीड्स प्रोड्यूस्ड, और बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस होती हैं, ये हमने पढ़ा है, ये एक सक्सेस का कारण है कि पाइसम सटाइवम पर क्यों काम सक्सेस हुआ, बहुत हाई नंबर में सीड्स प्रोड्यूस होती हैं। सो सीड्स प्रोड्यूस्ड आर कलेक्टेड, जर्मिनेटेड एंड ये तो पेरेंट्स हो गए दोनों, और हमें नेक्स्ट जनरेशन मिल जाती है। एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, जो नए प्लांट्स हैं ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। और क्योंकि शॉर्ट लाइफ साइकिल है, बहुत जल्दी ये सीड प्लांट बना लेगी और वापस से फिर पॉलिनेशन होगा, राइट। सो इसे हम कह सकते हैं F1 जनरेशन, उनकी सेल्फिंग कराएंगे F2, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन हमें मिलती जाती है। और एक और फायदा है इस प्लांट का कि जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है वो फर्टाइल है। एंड नेक्स्ट जनरेशन मैं यहां लिख देती हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दो प्लांट्स, कोई दूसरा प्लांट है उसके दो प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट किया और पता पड़ा जो हाइब्रिड बना, जो नेक्स्ट जनरेशन बनी वो स्टेराइल है, तो फिर आप उसमें क्रॉसेस करवा ही नहीं सकते हो, तो भी पर्पस फेल हो जाएगा। जैसे आपको याद है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, इससे म्यूल बनता है खच्चर, पर खच्चर खुद स्टेराइल है तो वो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। तो हमारा फायदा क्या हुआ है कि हमने क्रॉस पॉलिनेट किया, दो अलग अलग जीनोटाइप्स को क्रॉस किया, रिजल्ट देखेंगे हम ऑफस्प्रिंग्स पर, और ये ऑफस्प्रिंग्स भी फर्टाइल हैं। सो बाय दिस टेक्निक, इस तरह से उन्होंने अपने क्रॉसेस करे थे। प्लीज नोट दिस, और इसके बाद एनसीईआरटी का वो डायग्राम भी आपको इस लेक्चर के बाद देखना ही देखना है। प्लीज नोट दिस। नाउ मेंडल ने कैसे काम किया? स्टूडेंट्स, मेंडल ने सबसे पहले स्टार्ट करा था 34 वेराइटीज ऑफ पी प्लांट पे। 34 वेराइटीज मतलब जो 34 कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेटिंग या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स शो करती थी, ऐसी 34 वेराइटीज ली थी। फिर उन्होंने 22 पे काम किया, उसको रिड्यूस किया, और फाइनली उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया जो ऑल्टरनेट ट्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट था। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स राइट इट डाउन। मेंडल का वर्क, सो ही स्टार्टेड वर्क ऑन 34 varieties, then reduced it to 22 and finally worked on 7 pair of contrasting traits। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूं पॉइंट, उसको अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल कभी भी गलती नहीं होगी। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया, तो ट्रेड्स कितने हो गए? हर कैरेक्टर 2-2 फॉर्म्स में है। जैसे प्लांट की हाइट, ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर पर उन्होंने काम किया, ये 1 पेयर ऑफ ट्रेड के फॉर्म में है, टॉल या डॉर्फ। तो ऐसे अगर 7 कैरेक्टर्स पे काम करेंगे तो ट्रेड्स कितने हो गए? 14। क्लियर? अब हर ट्रेड के लिए उन्होंने प्योर लाइन ली। प्योर लाइन का मतलब अगर उन्हें टॉल प्लांट को क्रॉस करवाना है डॉर्फ प्लांट से, ये इमैस्कुलेशन बैगिंग के थ्रू, तो उन्होंने वो टॉल कौन सा लिया? वो प्योर टॉल लिया। प्योर टॉल मतलब 2 टॉल होंगे, उनको क्रॉस करा होगा तो टॉल आया होगा, फिर उसको सेल्फिंग करी होगी सेम टॉल से, उसी जनरेशन के टॉल से, तो फिर टॉल आया। तो ऐसे 5 मोर देन 5 जनरेशंस तक क्रॉसिंग करवाते गए होंगे, तब वो वाला टॉल लिया। तो प्योर ब्रीडिंग टॉल को प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया। ऐसे ही प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड को प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड के साथ क्रॉस कराया।
तो कैरेक्टर्स कितने लिए 7, ट्रेड्स कितने स्टडी के 14, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी हो गई, हर ट्रेट के लिए प्योर ब्रीडिंग है, 14 ट्रेट है तो 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली। क्लियर? इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। सो ही वर्कड ऑन, very important, how many characters? 7 characters। कितने? हर में 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, सो 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेट्स एंड कितनी प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ली? 14 एंड 14 प्योर लाइन्स या प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पाइसम सटाइवा। मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, ठीक है? तो 7 कैरेक्टर्स, 14 ट्रेट्स और 14 ही प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैं हर ट्रेट के लिए। आइए अब हम उन ट्रेट्स को लिखते हैं। अब ये जो मैं टेबल बना रही हूं स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बड़े इजी वे में इसको समझा दूंगी। 7 है, लेट्स राइट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि उन्होंने कैरेक्टर क्या लिया। कैरेक्टर, अब देखो कैरेक्टर को याद करने का तरीका बताती हूं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट मतलब स्टेम की हाइट, तो चाहे प्लांट हाइट लिखा हो या स्टेम हाइट लिखा हो, एक ही बात है, स्टेम की हाइट। अब वो बड़ा हुआ होगा, फ्लावर आया होगा, फ्रूट आया होगा, सीड आ गई होगी, तो सबसे पहले सीड, सीड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, सीड का शेप, फिर वो सीड को हमने जर्मिनेट किया, वो बड़ी हुई, उसमें से फ्लावर आया, तो फ्लावर का कलर और फ्लावर का शेप नहीं, फ्लावर की होती है पोजीशन, राइट? फिर फ्रूट आया, फ्रूट जो होता है उसे पाइसम सटाइवम में पॉड कहते हैं, जो फली होती है। अब आप एक बार में समझ लो, फ्लावर तो आपको पता है, जो मटर हम घर में लाते हैं तो फली होती है उसकी, ऐसी ऐसी फली, ये फ्रूट है एक्चुअली उसका, इसको ही पॉड कहते हैं। तो पॉड जो है वो फ्रूट है, और ये फिर 2 पार्ट्स में अपन ऐसे खोलते हैं और इसके अंदर हमें दाने मिलते हैं, ये मटर के दाने, ये सीड्स हैं, दीज आर द सीड्स। क्लियर? तो ये पॉड है, फ्रूट, और ये सीड्स है, राइट? तो सबसे पहले प्लांट की हाइट, फिर सीड, सीड का कलर, सीड का शेप, फिर फ्लावर आया, फ्लावर का कलर और शेप नहीं, फ्लावर की पोजीशन, फिर फ्रूट आया यानी पॉड, तो पॉड का कलर, पॉड का शेप। वेरी इजी, हो गए 7। लिखते हैं। पहला स्टेम हाइट या प्लांट हाइट, एक ही बात है। स्टेम के बाद में, प्लांट हाइट के बाद में सीड, सीड के 2 कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, पहले कलर फिर शेप, सो सीड कलर एंड देन सीड का शेप, शेप। सीड के बाद क्या आया? सीड में से जब वो बड़ा हुआ, सीड बड़ी हुई, जर्मिनेट हुई, फ्लावर आया, तो फ्लावर का वापस पहले कलर लिख दो, सेम कलर। अब फ्लावर का शेप नहीं, फ्लावर की होती है पोजीशन, सो फ्लावर पोजीशन। और फिर इस फ्लावर में आया फ्रूट, और फ्रूट यहां पर क्या है? पॉड, पॉड, तो पॉड का भी कलर और शेप। पॉड और सीड दोनों का कलर और शेप है, फ्लावर का कलर और पोजीशन है। मैंने सब में कलर पहले लिखा है ताकि हमें याद करना इजी हो। सो स्टेम या प्लांट हाइट, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्रूट कलर, फ्रूट शेप। क्लियर? या पॉड, राइट? नाउ अब इनके हम लिखेंगे ट्रेट। एक होगा डोमिनेटिंग ट्रेट, डोमिनेटिंग मतलब अगर वो दोनों पेरेंट से आया तो भी एक्सप्रेस होगा, और अगर वो एक ही पेरेंट से आया है तो भी वही वाला फिनोटाइप, वही वाला ट्रेट एक्सप्रेस होगा, तो उसे डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट। एंड प्लीज नोट स्टूडेंट्स, डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल केस या कैपिटल लेटर, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर हम लिखेंगे उसी का रेसेसिव ट्रेट, जो हमेशा स्मॉल लेटर या स्मॉल केस से डिनोट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लांट की हाइट की बात करें तो इसमें टॉलनेस हो सकती है, टॉल एंड डॉर्फनेस या डॉर्फ। सीड के कलर की बात करें तो सीड येलो, ग्रीन,
येलो डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब अलील है। अगर मदर फादर दोनों से ये वाला अलील आया है तो भी येलो कलर की नेक्स्ट जनरेशन होगी, और अगर मदर फादर में से एक से येलो और एक से ग्रीन वाला आया है तो नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी? येलो होगी। क्लियर? क्योंकि ये डोमिनेंट है। ग्रीन जनरेशन कब होगी? जब दोनों पेरेंट से ग्रीन आए, वो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट। शेप की बात करें तो या तो सीड राउंड शेप की होगी, ऐसी गोल होगी मटर का दाना, और या वो रिंकल्ड होगी। रिंकल्ड मतलब ऐसा होगा मटर का दाना, सीड। फ्लावर के कलर की बात करें, वॉयलेट कलर डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर रेसेसिव होता है। फ्लावर की पोजीशन की बात करें, फ्लावर कहां आता है? जैसे ये पेड़ है, ये लीव्स हैं इसकी, इस पोजीशन को हम एक्सिस कहते हैं। अगर यहां एक्सियल पोजीशन पर फ्लावर लगा है तो इसे कहते हैं एक्सियल पोजीशन, ये डोमिनेंट होती है। और अगर फ्लावर एक्सिस वाली पोजीशन पे नहीं है, प्लांट की किसी स्टेम की, ब्रांच की टर्मिनल एंड पर है, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज टर्मिनल, ये टी से टॉल नहीं है, टर्मिनल, तो रेसेसिव ट्रेट है इसका टर्मिनल पोजीशन। दोनों मदर फादर में टर्मिनल वाला अगर अलील आया है तो नया ऑफस्प्रिंग में टर्मिनल फ्लावर होता है। क्लियर? पॉड के कलर की अगर हम बात करें तो यहां सीड का कलर येलो ग्रीन है, डोमिनेंट रेसेसिव। पॉड का कलर उल्टा होता है, ग्रीन वाला डोमिनेंट और येलो वाला रेसेसिव। राइट? पॉड के शेप की अगर हम बात करें, अगर मटर की फली ऐसी है, पूरी फूली हुई, तो इसे कहते हैं इनफ्लेटेड, ये तो डोमिनेंट ट्रेट है, इनफ्लेटेड या फ्लेटेड भी बोलते हैं। और अगर ये फली पिच की हुई है, ऐसी फली है और फिर इसमें दाने हैं, वो दाने कैसे भी हो सकते हैं, सीड्स कैसी भी हो सकती हैं, राउंड या रिंकल्ड, तो इसे कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्शंस बन गए हैं, तो ये इसका रेसेसिव ट्रेट है। इतना समझ आया? इतना याद हुआ? अब इनके अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हम डिनोट करते हैं। टॉलनेस के लिए कैपिटल टी लिखते हैं, डॉर्फनेस के लिए स्मॉल डी नहीं लिखेंगे, स्मॉल टी लिखेंगे। तो ये दोनों, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव। इसके लिए कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वी, कैपिटल ए, पहला अल्फाबेट ले लिया है, कैपिटल जी, कैपिटल आई, ये डोमिनेंट है। इन्हीं अल्फाबेट्स का स्मॉल लिख दो, स्मॉल वाई, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, स्मॉल वी, स्मॉल ए, स्मॉल जी, स्मॉल आई। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये वाइट है तो डब्ल्यू होगा, रिंकल्ड है डब्ल्यू नहीं। डोमिनेंट का जो कैपिटल लेटर लिखा है, रेसेसिव ट्रेट को उसी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्लियर? सो ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे, रटे होने चाहिए। ये 14 ट्रेट्स हो गए। इसके लिए भी प्योर लाइन्स ली, इसके लिए भी प्योर लाइन वेराइटीज ली, तब क्रॉस करवाया था। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग या 14 प्योर ब्रीडिंग या 14 प्योर लाइन वेराइटीज थी, 14 ट्रेट स्टडी करे थे, 7 कैरेक्टर स्टडी करे थे। अब मेंडल ये मानते थे कि जो पाइसम सटाइवम है, ये मेंडल नहीं, ये तो सच है, पाइसम सटाइवम जो है उसमें टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं डिप्लॉइड कंडीशन में, 2n = 14, यानी n = 7। हैप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 7 क्रोमोसोम्स हैं। मेंडल ये मानते थे कि उनके 7 कैरेक्टर्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं। उनके अकॉर्डिंग एक क्रोमोसोम पर एक कैरेक्टर है, बट ऐसा नहीं था। और ये बाद में, बहुत बाद में एक साइंटिस्ट आए हैं, ब्लिक्स्ट, जिन्होंने बताया था। सो नाउ लेट्स राइट किस क्रोमोसोम पर कौन सा कैरेक्टर था। सो क्रोमोसोम नंबर एज एक्सप्लेन्ड बाय और एज गिवन बाय, ये क्वेश्चन आता है ब्लिक्स्ट, ब्लिक्स साइंटिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेमिंग, ब्लिक्स्ट। इन्होंने बताया था कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो 7 क्रोमोसोम्स, 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर नहीं, बल्कि टोटल 4 क्रोमोसोम्स पर हैं। अब पहले इसको सीरियल ऑर्डर में याद करो, बड़ा सिंपल है। प्लांट की हाइट, फिर सीड आएगी तो सीड का कलर, सीड का शेप, फिर फ्लावर आएगा, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, और फिर फ्रूट आएगा। सो पॉड का शेप, पॉड का कलर एंड पॉड का शेप। अब इनका क्रोमोसोम याद रखने का मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जब मैंने पढ़ा था, 41 71 454, 41 71 454। हाइट 4th क्रोमोसोम पर, हाइट का जो जीन है
वो फोर्थ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, एक मेल से एक फीमेल पार्टनर से आएगा, उस फोर्थ क्रोमोसोम पर ये हाइट का जीन था। फर्स्ट क्रोमोसोम पर सीड का कलर, सेवेंथ पे सीड का शेप, फर्स्ट पे ही फ्लावर का कलर, फोर्थ पे फ्लावर की पोजीशन, फिफ्थ पे पॉड का कलर और फोर्थ पे पॉड का शेप। ठीक है, मैं यहां पे ट्रिक लिख देती हूं जो मैंने बनाई थी, 41, 71, 4, 54, याद रखने का एक तरीका। पर ये तभी काम आएगा जब आप इसको इसी ऑर्डर में याद करो, मैंने तो ऐसे ही किया था। सो his 7 characters were present on 4 different chromosomes, chromosome number 1, 4, 5 and 7। अब इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सेम क्रोमोसोम पर हैं। तो कौन से कैरेक्टर्स हैं, देखो आप, फोर्थ पे स्टेम हाइट है, देन फ्लावर की पोजीशन है और पॉड का शेप है, ये तीनों फोर्थ क्रोमोसोम पर है। फर्स्ट क्रोमोसोम पर 2 कैरेक्टर्स हैं, फ्लावर का कलर और सीड का कलर। सेवेंथ क्रोमोसोम पर एक ही है, एक ही कैरेक्टर है, सीड का शेप। फिफ्थ क्रोमोसोम पर भी एक ही है, पॉड का कलर। तो अगर आपको ये टेबल आता है तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे फोर्थ क्रोमोसोम है, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसको कर रहा है और इसको कर रहा है। तो ऐसे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, कान ऐसे कैसे कैसे भी पकड़ो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पर है। टोटल 7 कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7। बाकी मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे उनमें से कोई भी कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 6 पर नहीं था, राइट। सो यू नोट दिस टेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स राइट डाउन दीज 2 पॉइंट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, वो भी हम अभी समझते हैं। सो मेंडल बिलीव्ड दैट his 7 characters were present on 7 different chromosomes. This is what he believed. But, let me write but, Blixt suggested, or Blixt actually proved, Blixt finally proved, very very important, Blixt finally proved that those 7 characters were present on only 4 chromosomes, on only 4 chromosomes. Very very important. क्रोमोसोम का नंबर लिख लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7। इन 4 क्रोमोसोम्स पर 7 ट्रेट्स थे, फोर्थ पर 3 ट्रेट्स थे, फर्स्ट पर 2 ट्रेट्स थे, 3 + 2 5, और 5 और 7 पे 1 ट्रेट था। इस पर 3 ट्रेट्स थे, इस पे 2 ट्रेट्स थे और इन पर एक ट्रेट था, या कैरेक्टर, सॉरी नॉट ट्रेट, कैरेक्टर, राइट। दिस इज फॉर योर रिमेंबरेंस। नाउ लेट अस डिस्कस मेंडल ने कैसे क्रॉसेस कराए थे, मेंडल की स्ट्रैटेजी क्या थी, और फिर हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि कैसे मेंडल ने 1 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस, कैसे क्या क्रॉसेस थे एक्चुअली, और क्या उससे रिजल्ट्स आए और क्या लॉज बने। सो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी ऑफ मेंडेलियन क्रॉस। मेंडल का जो वर्क था, क्रॉसेस थे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, लेट्स डिस्कस। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। मेंडल ने पहले एक प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ली उन्होंने, और वो जो प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज थी वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की थी, वो पेरेंट जनरेशन थी। नेचुरली दोनों होमोजाइगस होंगी, एक टॉल है कैपिटल टी, तो एक डॉर्फ होगी स्मॉल टी, या एक राउंड सीड है कैपिटल आर, तो एक रिंकल्ड सीड होगी स्मॉल आर। तो ऐसे कंट्रास्टिंग लिया। तो सबसे पहले उन्होंने
प्योर ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ plants with contrasting traits were crossed. राइट? सो प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज, तो अगर 14 ट्रेड्स हैं तो 14 प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ली होंगी. अभी हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. सो प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वर क्रॉस्ड, और इसे मेंडल ने कहा पी जेनरेशन या पेरेंट जेनरेशन. स्टूडेंट्स, ये कैसा क्रॉस है? क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है? ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि दोनों प्लांट्स जो है वो जेनेटिकली डिसिमिलर हैं. तो इसमें वही इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा. एक प्लांट का वो फीमेल की तरह एक्ट करेगा, दूसरे प्लांट के पोलन्स को उसके ऊपर स्प्रेड करना पड़ेगा, डस्ट करना पड़ेगा. उससे जो सीड्स बनेंगे उन्हें फिर हम ग्रो करेंगे. राइट? तो ये जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्हें क्या ऑब्टेन होंगे? हाइब्रिड्स ऑब्टेन होंगे. नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हाइब्रिड होगी, वो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट होगा, जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी. सो देन he took all these and they were crossed, यानी हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक ही बात है. हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ P1 एंड P2, दोनों जो पेरेंट्स हैं, टॉल प्योर, डॉर्फ प्योर, इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया. इससे क्या मिला? फर्स्ट जनरेशन फर्टाइल थे सब. फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस क्रॉस पॉलिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट जनरेशन कैसे बनी? क्रॉस पॉलिनेशन से. कोई भी कैरेक्टर, कोई भी ट्रेट लिए हो चाहे, इस फर्स्ट जनरेशन को उन्होंने कहा F1 ऑफ स्प्रिंग या F1 प्रोजेनी, यानी फर्स्ट जनरेशन. आपको याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिलियल. एफ मतलब फिलियल, फिलियल मतलब जो भी जनरेशन बन रही है. सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग, या एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी. ये हो गए. अब उन्होंने क्या किया? अब इस F1 में जितने भी प्लांट्स थे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया या सेल्फिंग करवाई. नॉट सेल्फ पॉलिनेशन एग्जैक्टली, सेल्फिंग. सेल्फिंग का मतलब होता है एक F1 को दूसरे F1 के साथ क्रॉस कराना. मैंने आपको बताया था सेल्फिंग का मतलब है when members of the same generation are crossed or mated. तो इसके बाद उन्होंने करवाया सेल्फिंग ऑफ F1, यानी जो भी F1 में मान लो 4 प्लांट्स मिले तो किन्हीं 2 प्लांट्स को क्रॉस करा दिया, किन्हीं 2 प्लांट्स को क्रॉस करा दिया, तो सेल्फिंग कराई. सेल्फिंग कराने से जो नेक्स्ट जनरेशन मिली उसे उन्होंने कहा F2. फिर F2 में सेल्फिंग कराई तो F3, F3 में सेल्फिंग कराई तो F4. सो सब्सिक्वेंट जनरेशंस प्रोड्यूस्ड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ऑब्वियसली ये उनका तरीका था काम करने का. हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं. इन्हें उन्होंने फिर टर्म दिया सेकेंड जनरेशन, जो F1 की सेल्फिंग से मिलेगी, जो सीड्स बनी F1 की सेल्फिंग से, उसे जर्मिनेट करके जो प्लांट्स बने वो F2. फिर F2 के बाद को सेल्फ करवाया, 2 F2 प्लांट्स को सेल्फ कराया, क्रॉस कराया, तो F3, F4 एंड सो ऑन. तो क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन कराया पेरेंट जनरेशन का, उससे F1 जनरेशन मिली, और F1 की सेल्फिंग से F2, F2 की सेल्फिंग से F3 एंड सो ऑन. यहां पे भी सेल्फिंग ऑफ F1, F2 एंड सो ऑन. F1 की सेल्फिंग से F2, F2 की सेल्फिंग से F3, F3 की सेल्फिंग से F4 एंड सो ऑन. F मतलब फिलियल जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन मिलती गई. ये स्ट्रैटेजी थी मेंडल के काम करने की. पहले मेंडल ने एक एक जीन के इनहेरिटेंस को पढ़ा, यानी एक एक कैरेक्टर एट अ टाइम स्टडी करा उन्होंने. इसी तरह से एक टॉल एक डॉर्फ, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ को क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन मिली, उसमें रिजल्ट्स नोट करे. फिर उनकी सेल्फिंग कराई, सेकेंड जनरेशन मिली, उसमें रिजल्ट्स नोटिस करे. ऐसा एक कैरेक्टर पे किया कई प्लांट्स में. फिर सेकेंड कैरेक्टर उठाया,
ऐसे दो पी प्लांट्स लिए जो बिल्कुल सेम थे पर सीड का शेप अलग था, उनको ऐसे ही क्रॉस करा, फिर तीसरा कैरेक्टर लिया, चौथा कैरेक्टर लिया, 7 कैरेक्टर्स पर सेम वर्क किया, सेम रिजल्ट्स मिले, लार्ज सैम्पलिंग साइज, उनका डेटा रखा, फिर उन्होंने दो दो कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी किया। इस तरह से मेंडल ने वर्क करा। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में तो हमने पढ़ा मेंडल के नॉन रिकॉग्नाइजेशन के क्या रीजंस हैं, मेंडल की सक्सेस के क्या रीजंस हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, एंड वी टॉक्ड अबाउट the 7 characters, the 14 contrasting traits, the 14 pure breeding varieties on which Mendel worked. नेक्स्ट क्लास में हमने ऑफ कोर्स इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग जो टेक्निक यूज करी थी इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन विथ मेंडेलियन क्रॉसेस, कैसे मेंडल ने 1 जीन इनहेरिटेंस को स्टडी करा, उससे क्या लॉज निकाले। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।